वेज गुड्स मॉडल। यह मॉडल PR ब्रह्मानंद और CN वकील द्वारा दिया गया है और इस मॉडल में श्रमिकों द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं वेज गुड्स के पर्याप्त उत्पादन पर जोर दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार यदि वेज गुड्स का पर्याप्त उत्पादन होता है तो उनकी कीमतें कम रहेगी और श्रमिकों को कम वेतन और मजदूरी देनी पड़ेगी। इससे उद्योगपतियों का पूंजीगत अधिशेष कैपिटल सरप्लस बढ़ेगा, जिसका पुनर्निवेश निरंतर किया जा सकता है और इस प्रकार आर्थिक विकास बढ़ता रहेगा। इस मॉडल में कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, सूक्ष्म और लघु उपक्रम आदि के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। इन सभी गतिविधियों में न केवल कम पूंजी की आवश्यकता होती है बल्कि ये श्रम गहन लेबर इंटेंसिव भी होते हैं, जिसके कारण रोजगार के अच्छे अवसर सृजित होते हैं। इन गतिविधियों के विकास के लिए विदेशी पूंजी और तकनीकी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्थानीय संसाधनों के आधार पर आर्थिक विकास किया जा सकता है और इस मॉडल से समावेशी विकास भी किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डैनी रोड्रिक के अनुसार चीन के द्वारा विकास की आरंभिक अवस्था में इसी प्रकार के एक मॉडल को लागू किया गया था, जिसमें उसके द्वारा कृषि और TVEs टाउन एंड विलेज इंटरप्राइजेज के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया और इससे वह अपनी विशाल जनसंख्या के लिए न केवल रोजगार बल्कि पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, ए सपोर्ट सिस्टम नॉट डायरेक्टली प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक इंफ्रा और सोशल इंफ्रा। इकोनॉमिक इंफ्रा में रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, टेलीकॉम, पावर, एविएशन ETC, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सोशल इंफ्रा में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग, ड्रेनेज, पाइपलाइंस, वाटर ETC। सोशल डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से कम्प्लीमेंट्री। देवराज राय डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्थान। किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से न केवल राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाता है बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्समैन के अनुसार इंफ्रा ऐसी मूलभूत सेवाएं होती हैं जिनके अभाव में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किसी भी देश के सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सामाजिक आर्थिक कायापलट के लिए ये जरूरी है कि सभी लोगों को इंफ्रा सेवाएं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, समावेशी और टिकाऊ ढंग से उपलब्ध हो। विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 के अनुसार उन राष्ट्रों की उत्पादकता की वृद्धि दर अधिक पाई गई है जिनमें इंफ्रा का अच्छा स्तर है। कई सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि निवेश करने से पहले इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि किसी भी राष्ट्र में इंफ्रा की स्थिति कैसी है। इंफ्रा सुविधाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट, इनमें निवेश का एक बड़ा भाग सिंक इन्वेस्टिव डुबा निवेश के रूप में होता है। किसी विशेष कार्य को संपादित करने वाली वस्तु में निवेश को सिंक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि यदि किसी कारण से उस वस्तु की प्रासंगिकता नहीं रहती है तो निवेश डूब जाता है। दूसरा, इंफ्रा सुविधाओं में नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार के गुण देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की औसत लागत कम होती जाती है, जैसे मशीन स्थिर रहता है और श्रम से लेबर बढ़ता है। लेबर 0 तो टोटल प्रोडक्शन भी 0, मार्जिनल प्रोडक्शन बताना। और लेबर 1 तो टोटल प्रोडक्शन 10, मार्जिनल प्रोडक्शन 10। और लेबर 2 तो टोटल प्रोडक्शन
19 और मार्जिनल प्रोडक्शन 9। लेबर 3 तो टोटल प्रोडक्शन 27 और मार्जिनल प्रोडक्शन 8। लेबर 4 तो टोटल प्रोडक्शन 32, मार्जिनल प्रोडक्शन 5। और लेबर 5 तो टोटल प्रोडक्शन 34 और मार्जिनल 2। लेबर 6 और टोटल प्रोडक्शन 34 और मार्जिनल 0, मार्जिनल प्रोडक्शन 0। तीसरा, इंफ्रा सेवाओं में पब्लिक गुड्स के गुण देखने को मिलते हैं। पब्लिक गुड्स में नॉन राइवल कंजम्पशन, गैर प्रतियोगी उपभोग, किसी व्यक्ति का उपभोग अन्यों के लिए वस्तु या सेवा की उपलब्धि को कम नहीं करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, गुड्स नॉन एक्सक्लूजन, भुगतान नहीं करने वाले व्यक्ति को वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित करना कठिन। फ्री राइडर्स प्रॉब्लम, नोट, सरकार द्वारा टोल बूथ आदि बनाने की छूट देकर नॉन एक्सक्लूजन के गुण को हटाने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में संबंधित इंफ्रा सुविधा सेमी पब्लिक गुड कहलाती हैं। पोवर्टी, गरीबी वह सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों में गरीबी का मुख्य कारण आय में कमी माना जाता है। इस सोच के चलते सरकारों द्वारा इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि गरीबी दूर करने के लिए आय या ग्रोथ को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। इस दृष्टिकोण को इनकम अप्रोच या मॉनेटरी अप्रोच कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन उपर्युक्त दृष्टिकोण को अधिक उचित नहीं मानते। उनके अनुसार केवल आय को बढ़ाने से गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि लोगों की अक्षमताओं का विकास नहीं हो। इस संदर्भ में उनके द्वारा वास्तविक गरीबी, रियल पॉवर्टी की संकल्पना देते हुए यह कहा जाता है कि लैक ऑफ कैपेबिलिटीज इज पॉवर्टी, क्षमताओं का अभाव गरीबी है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार आय का केवल उपकरणात्मक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है। आय स्वतः क्षमताओं में परिवर्तित नहीं हो पाती है। आय का क्षमताओं में परिवर्तन कई शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि लोग विवेकशील हैं, समाज प्रगतिशील है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल है आदि। ये ध्यान देने योग्य है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है तथा तार्किक आधार पर उनकी वास्तविक गरीबी की संकल्पना है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी का मूल्यांकन करने के लिए NMPI, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का निर्माण किया गया, जिसमें गरीबी का पता लगाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों में लोगों की वंचनाओं की स्थिति को देखा जाता है। और इस प्रकार यह मूल रूप से प्रोफेसर अमर्त्य सेन की वास्तविक गरीबी की संकल्पना पर आधारित है। गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष अथवा परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मानवीय गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी, सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें लोग ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर गरीबी भूखमरी के रूप में परिभाषित होती है। मानवीय गरीबी में ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी न्यूनतम आवश्यकताओं को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो यह माना जाता है कि वह मानवीय गरीबी से पीड़ित है। उसके बाद सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्षिक गरीबी में लोगों के जीवन स्तर में अंतरों को देखा जाता है। यदि किसी समाज में लोगों के जीवन स्तर में अंतर होता है तो ये माना जाएगा कि उस समाज में सापेक्षिक गरीबी है, भले ही वह समाज विभिन्न सुख सुविधाओं से संपन्न क्यों न हो। जैसे हाई इनकम ग्रुप और ये मिडिल इनकम, मैक्सिमम इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप LIG। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जीवन स्तरों में अंतरों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विश्व बैंक ये कहता है कि वी आर ऑलवेज टू लाइव विथ पॉवर्टी, हमें सदैव ही गरीबी के साथ रहना होगा। अमेरिका जैसी विकसित राष्ट्रों में सापेक्षिक गरीबी अधिक चर्चा में रहती है, जबकि भारत जैसे राष्ट्रों में निरपेक्ष अथवा मानवीय गरीबी अधिक चर्चा में रहती है। हालांकि समावेशी विकास के लक्ष्य को लागू करने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से सापेक्षिक गरीबी की भारत में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान लेती जा रही है। कई बार सापेक्षिक गरीबी निरपेक्ष अथवा मानवीय गरीबी की ओर ले जाती है। ये है उस समय होता है
ये उस समय होता है जब लोग अपनी क्षमता से अधिक दिखावा करने वाले वस्तुओं पर खर्च करने लगते हैं ताकि उनका सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्करण नहीं हो। ये अत्यंत भयावह स्थिति होती है। वेतन पत्र विदेशी थी कहाँ यार, शिक्षण आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन, आईपीआर। मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन, आईपीआर से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास में उनकी क्या भूमिका होती है? डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और कॉपीराइट्स में अंतर बताइए। क्या ये कहा जा सकता है कि आईपीआर वाद विवाद को बढ़ावा देते हैं? अगला क्वेश्चन है एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग पेटेंट से आप क्या समझते हैं? भारतीय पेटेंट एक्ट में इसे रोकने के क्या प्रावधान हैं? अगला क्वेश्चन है कंपलसरी लाइसेंसिंग से आप क्या समझते हैं और वर्तमान में कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों चर्चा में है? सामान्यतः विकसित राष्ट्र इसका क्यों विरोध करते हैं? अगला क्वेश्चन ट्रिप्स मिनिमम, ट्रिप्स माइनस, ट्रिप्स मिनिमम और ट्रिप्स माइनस और ट्रिप्स प्लस में अंतर बताइए। इस संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या विकसित राष्ट्र ट्रिप्स प्लस को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? आईपीआर से भारत के नेशनल आईपीआर पॉलिसी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आर&डी का लेकर भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? आपके अनुसार भारत में किस प्रकार नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है? भारत में आर&डी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं? ज्ञान की वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं और इससे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग प्रस्ताव। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत धन के स्रोत को वैधानिक दिखाने की कोशिश की जाती है जबकि वह मूलतः अवैधानिक होता है। दूसरे शब्दों में मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत डर्टी मनी को क्लीन मनी के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। यदि संबंधित व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का खुलकर प्रयोग नहीं करता है। इसके अलावा इसके पकड़े जाने की संभावना अधिक रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों में सोने और हीरे के तस्करी करने वाले लोगों, नशीली वस्तुओं में व्यापार करने वाले लोगों, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार की जाती है? मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए लोगों द्वारा निम्नलिखित विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला, अलग अलग बैंक खातों में धन जमा करवाना है। इसके अंतर्गत संबंधित लोग अलग अलग बैंकों में कई खाते खुलवा लेते हैं और उनमें छोटी राशि की जमाएं करवा देते हैं और इसे स्मर्फिंग या स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रथम अवस्था होती है जिसके माध्यम से डर्टी मनी को भी वैधानिक प्रणाली में पहली बार उतारा जाता है और इसे प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट से लेयरिंग, प्लेसमेंट से लेयरिंग और लेयरिंग से इंटीग्रेशन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों द्वारा कई बार अन्य लोगों के खातों का भी
प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे कि नवंबर 2016 में भारत में लागू किए गए विमुद्रीकरण के समय देखा गया। दूसरा, वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग। इससे भारत और पाकिस्तान में हवालत और चीन में फीचू के नाम से संबोधित किया जाता है, और यह धन की स्थानांतरण की एक अनौपचारिक प्रणाली है जो पूर्ण रूप से विश्वास आधारित होती है। एक अनुमान के अनुसार इस प्रणाली में कारोबार का स्तर सामान्य बैंकिंग प्रणाली में होने वाले कारोबार का 33 से 40% होता है। तीसरा, झूठी कंपनियों की स्थापना करना। ये ऐसी कंपनियां होती है जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें केवल पेपर पर दिखाया जाता है और इन्हें सेल कंपनीज या डम्मी कंपनीज आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, और इनके माध्यम से लेन देनों को वैधानिक रूप देने की कोशिश की जाती है। हाल ही के कुछ वर्षों में MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एजेंसी द्वारा कई कंपनियों के पंजीकरण को रद्द किया गया है। सेबी द्वारा भी कई कंपनियों को डीलिस्ट किया गया है। चौथा, वैधानिक प्रकार के व्यवसायों में निवेश करना और उनसे प्राप्त आय को वैधानिक मार्ग से लेना। इसके अंतर्गत लोग डर्टी मनी को वैधानिक व्यवसायों में निवेश कर देते हैं, लेकिन उनसे होने वाली आय को वैधानिक मार्ग से लेते हैं। इस संदर्भ में लोगों द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पाँचवा, विदेशी व्यापार में लेन देन के मूल्य को बदलकर दिखाता है, और इस संदर्भ में आयातों की ओवर इन्वॉइसिंग अधिक मूल्य तथा निर्यातों की अंडर इन्वॉइसिंग कम मूल्य की जाती है। अर्थात आयातों के मूल्य को जानबूझकर अधिक दिखाया जाता है तथा निर्यातों के मूल्य को कम दिखाया जाता है, और इसे रोकने के लिए बेंचमार्क प्राइसिंग को लागू किया जाता है। बेंचमार्क प्राइसिंग के लिए ग्लोबल कमोडिटी मार्केट महत्वपूर्ण हो सकता है। छठा, मूल्यवान वस्तुओं को खरीदना। इसके अंतर्गत लोग हीरे, एंटिक मतलब प्राचीन वस्तुएं और याच्ट्स आदि खरीदकर डर्टी मनी की लेयरिंग करते हैं, और इस प्रकार लोगों द्वारा कई विधियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव। मनी लॉन्ड्रिंग से कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट, एक सफल मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अपराधी के मन में ये धारणा बन जाती है कि अपराध करने से लाभ होता है। इस धारणा के कारण वह उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिवली अधिक अपराध करने की दिशा में अग्रसर आक्रामक होते हैं। दूसरा, ये एक सफल मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति के कामयाबी को देखकर उन लोगों का मनोबल कमज़ोर हो जाता है जो वैधानिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें भी यह भाव आ सकता है कि वह अपराध करने से लाभ होता है, और यदि ऐसा होता है तो समाज का बड़ी मात्रा में नैतिक पतन होने लगता है। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण आपराधिक संगठन मजबूत होते हैं, वे संबंधित राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, और इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है। चौथा, मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है, जो कि आंतरिक समस्या के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से निपटने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग सफलता की सीमित संभावना को रखता है, क्योंकि आजकल आतंकवादी फिशेज इन वाटर के मॉडल पर अधिक काम करते हैं। हिंसात्मक विधियों ऐसी स्थिति में सिविलियंस को प्रभावित करते हैं, अतः आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के लिए AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT पर जोर देना जरूरी है। CFT मतलब कॉम्बैटिंग फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म। पाँचवा, मनी लॉन्ड्रिंग से छोटे व्यवसायों को अधिक हानि होने की संभावना होती है, क्योंकि बड़े व्यवसायों में डर्टी मनी का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। छठा, मनी लॉन्ड्रिंग से फेक डिमांड का निर्माण होता है, जो कई बार अचानक गायब हो सकती है, और इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग के कारण किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। छठा, मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए लोगों द्वारा कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या भूमिका है? आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार रोका जा सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी प्रभाव पर चर्चा कीजिए। आपके अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग को किस प्रकार रोका जा सकता है? आंतरिक सुरक्षा में AML CFT की भूमिका बताइए।
इंट्रोडक्शन क्लॉज है यार, ये इंट्रोडक्शन क्लॉज सबका है। IHDI इंट्रा जनरेशन HDI। और अगला पाठ, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियाँ। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज इन इंडिया प्रस्तावना। सब्सिडी राज्य द्वारा लोगों को दिया जाने वाला एक तरफा यूनिलेटरल आर्थिक लाभ होता है और यह आर्थिक लाभ निम्न प्रकार दिया जा सकता है। पहला, लोगों को वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध करवाना, जैसे कि किसानों को उर्वरक आदि कम कीमत पर उपलब्ध करवाना। दूसरा, लोगों के बैंक खातों में कैश ट्रांसफ़र करना। तीसरा, लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ऊंची कीमत पर खरीदना, जैसे कि किसानों को ऊंची MSP देना आदि। वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडियां कई कारणों से चर्चा में बनी हुई है, जैसे कि WTO संबंधी विवाद, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव, राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर आदि। भारत में कृषि सब्सिडियों के प्रकार। भारत में कृषि सब्सिडियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में उत्पाद विशिष्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक विशेष कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल में ऊंची MSP केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अप्रत्यक्ष में गैर उत्पाद विशिष्ट नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब समग्र कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है। उर्वरक पर केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और बिजली, सिंचाई आदि पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। दोनों को मिलने से AMS एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। WTO द्वारा कृषि सब्सिडियों का संदूकीकरण बॉक्सिफिकेशन। WTO द्वारा कृषि सब्सिडियों का अलग अलग संदूकों के रूप में भी एक वर्गीकरण किया जाता है और इसे संदूकीकरण कहते हैं। और इस वर्गीकरण का मुख्य आधार यह होता है कि कोई भी कृषि सब्सिडी या कृषि क्षेत्र में सरकारी खर्च घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है या नहीं, और कृषि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है या नहीं। इस संदर्भ में WTO द्वारा निम्न मुख्य संदूकों का निर्माण किया गया है। फर्स्ट, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली ऐसी सब्सिडीज या सरकारी खर्च को सम्मिलित किया जाता है जिनके कारण या तो घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या प्रभाव का स्तर न्यूनतम होता है। घरेलू उत्पादन पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ने से WTO इन्हें ट्रेड डिस्टॉर्शनरी व्यापार को विकृत करने वाली नहीं मानता है और इनकी कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं करता। कृषि अनुसंधान पर खर्च, बीमारियों और कीटाणुओं पर रोकथाम पर खर्च, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि। एम्बर बॉक्स सब्सिडी इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े ऐसे सरकारी खर्च और सब्सिडियों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। WTO इन्हें ट्रेड डिस्टॉर्शनरी मानता है और इनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करता है, जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए कृषिगत GDP का 10% है। हालांकि वर्तमान में यह सीमा पीस क्लॉज की व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से निलंबित सस्पेंड है। AMS इसका एक बड़ा उदाहरण है। व्हाइट बॉक्स सब्सिडी अनुमति प्राप्त एम्बर बॉक्स सब्सिडी को व्हाइट बॉक्स सब्सिडी कहते हैं और इसे डी मिनिमस भी कहा जाता है। रेड बॉक्स सब्सिडी अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक दी जाने वाली सब्सिडी को रेड बॉक्स सब्सिडी कहते हैं और सदस्य राष्ट्रों को इस सब्सिडी में कटौती के लिए WTO के साथ प्रतिबद्ध होना पड़ता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी यह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के साथ उत्पादन को सीमित रखने के अनुबंध किए जाते हैं। संदूकीकरण को लेकर भारत का मत। WTO द्वारा कृषि सब्सिडी के संदूकीकरण को भारत उचित नहीं मानता है। भारत के अनुसार WTO का बॉक्सिफिकेशन पारदर्शी,
ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। विकसित राष्ट्र इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। विकसित राष्ट्र कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले अधिकांश खर्चों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। भारत का ये मत है कि संदूकीकरण को हटा दिया जाए। भारत के अनुसार कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले सभी खर्चों को एक जैसा माना जाना चाहिए और उनकी कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। भारत में कृषि सब्सिडियां क्यों विवादास्पद हैं? पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि सब्सिडियां विवादास्पद हुई हैं। इसके पीछे कई कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जैसे कि भारत में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। अन्य बातों के अलावा इसका एक बड़ा कारण सब्सिडियां हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि कुल सब्सिडियों में कृषि और खाद्य सब्सिडियां सर्वाधिक हैं। राजकोषीय घाटे के बढ़ने से सरकार की उधार आवश्यकताएं बढ़ जाती है और इससे निजी क्षेत्र को विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता और नियोजित निजी निवेश प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग आउट निष्क्रमण हो जाता है। दूसरा, भारत में कृषि सब्सिडियां पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। सब्सिडियों पर अधिक खर्च होने से सरकार कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश नहीं कर पा रही। इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है। पूंजी निर्माण के अंतर्गत उन मदों आइटम्स को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादक स्थिर फिक्स्ड उत्पादक स्तर और लंबे समय तक चलने वाली होती है, जैसे कि सार्वजनिक स्तर पर सिंचाई परियोजनाएं, नहरें, संपर्क सड़कें, मंडियां आदि और कृषकों के स्तर पर ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, विभिन्न कृषि उपकरण आदि। सब्सिडी पर अत्यधिक खर्च के कारण सरकार सिंचाई परियोजनाओं, नहरों, मंडियों, संपर्क सड़कों आदि के रूप में कृषि क्षेत्र में दिखने वाले पूंजी निर्माण में पर्याप्त निवेश नहीं कर पा रहे हैं। पूंजी निर्माण उत्पादक स्थिर फिक्स्ड दीर्घायु नोट। वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में किए जाने वाली कुल सरकारी खर्च का लगभग 80% भाग सब्सिडियों से जुड़ा हुआ है। तीसरा, भारत में कृषि सब्सिडियां परंपरागत कृषि आगतों जैसे कि खाद आदि और परंपरागत कृषि आगतों के प्रयोग को हतोत्साहित करते हैं, जबकि ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए मित्रवत फ्रेंडली हैं। चौथा, भारत में कृषि क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडियां विशेष रूप से पावर सब्सिडीज के कारण भूजल के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा मिल रहा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार यदि पावर सब्सिडीज को 10% बढ़ाया जाता है तो भूजल की दोहन की दर 6 से 7% बढ़ जाती है। भारत में बड़ी मात्रा में पावर सब्सिडियां दी जाती है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय कृषि दुनिया में सबसे अधिक जल का प्रयोग करती है। भारत में प्रतिवर्ष निकाले जाने वाले भूजल का 90% भाग कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 230 बिलियन क्यूबिक मीटर की निकासी की जाती है। 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार क्यूबिक मीटर भूजल की उपलब्धि थी, जो वर्तमान में कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के स्तर पर आ गए। छठा, भारत में असंतुलित कृषि सब्सिडियों के कारण क्रॉपिंग पैटर्न पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कृषि सब्सिडियों के माध्यम से कुछ विशेष फसलों जैसे कि गेहूं, चावल आदि पर अधिक जोर दिया गया है, जिससे दालों, मोटे अनाज आदि के लिए आवंटित किए जाने वाले कृषिगत क्षेत्रफल में कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर इनका पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए। इंटरक्रॉप पैरिटी। कुछ विशेष फसलों पर जोर देने से भारत की क्रॉपिंग पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में मोटे अनाज के अधिक उत्पादन और उपभोग पर जोर पर स्पष्ट कीजिए। सातवां, भारत में असंतुलित उर्वरक सब्सिडियों के कारण NPK अनुपात अपने आदर्श स्तर से बड़ी मात्रा में विचलित हो गया है और पंजाब में यह अनुपात 6:2:1 पंजाब में यह 62:19:1 पाया गया है, जबकि इसका आदर्श स्तर 4:2:1 होता है। इस विचलन से यूट्रोफिकेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार भारत में कृषि सब्सिडियों के कारण विभिन्न प्रकार के विषम प्रभाव पड़ रहे हैं। भारत में कृषि सब्सिडियों को प्रासंगिकता या आवश्यकता या उनका औचित्य। यद्यपि भारत में कई कारणों से कृषि सब्सिडियां विवादास्पद हुई है, तथापि भारत में उनकी प्रासंगिकता नीड है। इस संदर्भ में निम्न बिंदु विचारणीय है। एक में भारत में कृषि को विकास का इंजन माना गया है। दूसरा, भारत में अन्य आर्थिक क्षेत्र जैसे कि उद्योग, सेवाएं आदि का विकास कृषि पर निर्णायक रूप से निर्भर करता है।
समृद्धि समृद्धि प्रोपेरिटी, समृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक चीज, क्वांटिटिव डेवलपमेंट विकास, क्वालिटिव। सेज ये टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स देते हैं वो बाहर रहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी विकास में भारत के इंजन ऑफ ग्रोथ हैं। सेवा, भारतीय कृषि, सेज, ये तीनों, सेवा और भारतीय कृषि और सेज, ये तीनों इंजन ऑफ ग्रोथ हैं। भारत में कृषि की नई तकनीकी को किसानों में लोकप्रिय बनाने में कृषि सब्सिडियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग 86% किसान सीमांत एवं लघु प्रकार के हैं। वे बाजार कीमतों पर आधुनिक कृषि आगत खरीदने में असमर्थ हैं और ऐसी स्थिति में सब्सिडियां जरूरी हैं। तीसरा, कृषि सब्सिडियों को सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इनके माध्यम से इनकम एंड रिसोर्स पुअर फार्मर्स की आर्थिक सहायता की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में भारत कृषि सब्सिडियों को जारी रखने के लिए WTO स्तर पर इसे एक तर्क के रूप में भी प्रस्तुत कर रहा है। इनकम एंड रिसोर्स पुअर फार्मर्स। चौथा, भारत में ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा की दृष्टि से भी कृषि सब्सिडियां आवश्यक है। भारत की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। पाँचवा, भारत में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, सार्वजनिक भंडारण आवश्यक है। इसके लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन और कृषि सब्सिडियां जरूरी है। भारत विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रचारित किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा के व्यापारिक दृष्टिकोण ट्रेड व्यू और फूड सिक्योरिटी को आधार नहीं बना सकते और इस प्रकार भारत में विभिन्न आधारों पर कृषि सब्सिडियों की आवश्यकता को समझा जा सकता है। भारत में कृषि सब्सिडियों का विवेकीकरण, राशनलाइजेशन, यद्यपि भारत में कृषि सब्सिडियां समाप्त नहीं की जा सकती, तथापि उनका विवेकीकरण अवश्य किया जा सकता है, अर्थात उन्हें अधिक तार्किक या उचित ढंग से दिया जा सकता है और इस संदर्भ में निम्न बातों पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट, कृषि सब्सिडियों को समयबद्ध टाइम बाउंड ढंग से दिया जाना चाहिए, अर्थात उन पर सनसेट जैसे उपबंध क्लाउज लागू करने पर विचार किया जा सकता है। दूसरा, कृषि सब्सिडियों को लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए, अर्थात उनका सार्वभौमिक नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में खेत का आकार, विशेष फसलों का उत्पादन, विशेष भौगोलिक क्षेत्र आदि मानकों को आधार बनाया जा सकता है। तीसरा, प्रति कृषक परफॉर्मर सब्सिडीज की उच्चतम सीमा निर्धारित की जा सकती है, अर्थात कृषि सब्सिडियों की राशनिंग की जा सकती है। चौथा, सब्सिडियों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। पाँचवा, उर्वरक सब्सिडियां इस प्रकार दी जानी चाहिए कि NPK के अनुपात आदर्श स्तर के आसपास रहे। वर्ष 2010 में उर्वरक के क्षेत्र में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS को शुरू किया गया। फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के लिए शुरू किया गया, लेकिन इसके बावजूद किसान यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं और इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। छठा, कृषि सब्सिडियां राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। सातवां, सब्सिडियों के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को नियमित रूप से मूल्यांकन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इस संदर्भ में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार भारत में कृषि सब्सिडियों के विवेकीकरण के लिए एक उचित रणनीति निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के व्यापारिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं और क्या आपके अनुसार भारत को इसे लागू करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, भारत में कृषि सब्सिडियों क्यों विवादास्पद है? क्या आपके अनुसार इन विवादों का एक समाधान ये हो सकता है कि कृषि सब्सिडियों को समाप्त कर दिया जाए? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि सब्सिडियों के विवेकीकरण की आवश्यकता क्यों है और इस संदर्भ में आप कौन सी बातों को प्राथमिकता देंगे?
एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में कृषि विकास रणनीति का एक मुख्य पहलू ये रहा है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिले। इस संदर्भ में एमएसपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि विकास रणनीति। भारत में एमएसपी की शुरुआत 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर की गई थी और यह सरकार द्वारा किसानों को प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहे तो सरकारी संस्थाओं को अपनी उपज बेच सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे इस समय पर जब बाजार कीमत नीचे चली जाती है। इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा जाल, सोशल सेफ्टी नेट उपलब्ध करवाती हैं। मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम, वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म। एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से पहले की जाती है ताकि किसान फसलों के उत्पादन को लेकर उचित निर्णय कर सके। वर्तमान में भारत में 22 कृषि फसलों के लिए गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें, फाइन सेरल मतलब गेहूं चावल, कोरस सेरल मतलब मोटे अनाज के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। एफआरपी भी एक कार्यात्मक रूप से एमएसपी के समान है। दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि जहां एमएसपी सरकार द्वारा दी जाती है, वहीं एफआरपी चीनी मिलों द्वारा दी जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि गन्ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक अलग कीमत घोषित की जाती है और इसे एसएपी, स्टेट एडवाइजरी प्राइस कहते हैं, और यह भी चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है। एफआरपी 700 रुपये पर कुंटल और एसएपी 600 रुपये पर कुंटल। एमएसपी और एफआरपी दोनों के बारे में सुझाव सीएसीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज सीएसीपी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा किए जाते हैं। यूनियन बजट 2018-19 और एमएसपी का निर्धारण। यूनियन बजट 2018-19 में भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि किसानों को कृषि लागतों की तुलना में कम से कम 50% अधिक एमएसपी दी जाएगी। डिमांड, नीड, आवश्यकता, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति और टेंडेंसी टू स्पेंड, खर्च करने की तत्परता। उपर्युक्त घोषणा के अंतर्गत सरकार द्वारा ये कहा गया कि वह लागतों के A2+FL मानक का प्रयोग करेगी। भारत के किसान संगठनों द्वारा इस घोषणा का विरोध किया गया। उनका ये कहना था कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है, की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा ये कहा गया था कि एमएसपी का स्तर कृषि लागतों के C2 मानक की तुलना में 50% अधिक होना चाहिए, और इस विवाद को समझने के लिए कृषि लागतों को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक में स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, किसानों द्वारा अन्य लोगों को वस्तु या मुद्रा रूप में किए जाने वाले सभी भुगतान, और निहित लागत में इम्प्लिसिट कॉस्ट में स्वामी के स्वामित्व वाले संसाधनों का प्रयोग, में स्वयं की भूमि, दूसरा पारिवारिक श्रम, तीसरा स्वयं की पूंजी। ये दोनों मिलाने से आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट प्राप्त होता है। निहित लागतों का अनुमान लगाने के लिए अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी साधन को किसी प्रयोग में लाने के लिए कौन से अन्य श्रेष्ठ अवसर को छोड़ा गया है, इसे अवसर लागत कहते हैं। कृषि लागतों के उपर्युक्त विश्लेषण। कृषि लागतों के उपर्युक्त प्रदर्शन के आधार पर कृषि लागतों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ संकेताक्षरों को निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। A1 बराबर भूमि, अन्य की भूमि पर लगान को छोड़कर अन्य सभी स्पष्ट लागतें। A2 बराबर A1 प्लस भूमि पर लगान, दूसरे के लिए भी भूमि पर अर्थात अन्य की भूमि। A2 प्लस FL स्पष्ट लागतें प्लस पारिवारिक श्रम के लिए अनुमानित मजदूरी। C2 बराबर सभी प्रकार के स्पष्ट और निहित लागतें।
उपर्युक्त प्रदर्शन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कृषि लागतों का C2 मानक A2 प्लस FL की तुलना में अधिक व्यापक है। अतः इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि यूनियन बजट 2018-19 की MSP से संबंधित घोषणा क्यों विवादास्पद है। क्वेश्चन, MSP से आप क्या समझते हैं और किसानों के लिए इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन, MSP निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था क्या है और ये क्यों विवादास्पद बनी हुई है। कृषि वस्तु की मांग इनलास्टिक बेलोचदार होती है। जब वस्तु की कीमत घटती है तो लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। लोगों की आय स्थिर हो और वस्तु की कीमत घट रहा हो तो लोगों की वास्तविक आय बढ़ती है। इंटीरियर वस्तु के केस में घटिया वस्तु के केस में प्राइस कम होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव ग्रेटर देन आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव माइनस इसका मांग बढ़ जाता है। गिफिन ज़्यादा घटिया, गिफिन मतलब ज़्यादा घटिया वस्तु की प्राइस घटता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव लेस देन आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव लेस देन आय प्रभाव माइनस मांग कम हो जाएगी। जीरो इलास्टिक। रमेश चंद्र समिति और MSP में सुधार। भारत सरकार द्वारा MSP की नीति में आवश्यक सुधार करने के बारे में सुझाव देने के लिए वर्ष 2013 में रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया था और इस समिति द्वारा 2015 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में समिति द्वारा MSP के संदर्भ में निम्न मुख्य सुझाव दिए गए। फर्स्ट, भारत में व्यवहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में MSP के आधार पर संबंधित कृषि फसलों का भौतिक रूप से अधिग्रहण प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है। अतः DPP डिफिशिएंसी प्राइस पेमेंट व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा MSP की घोषणा तो की जाती है लेकिन उसके आधार पर सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी वस्तु का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। किसान खुले बाजार में अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं और यदि खुले बाजार की कीमत MSP की तुलना में कम रहती है तो किसानों को बैंक खातों में कैश ट्रांसफर नकदी हस्तांतरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2018 में लागू की गई PM आशा योजना की एक उपयोजना PDPS प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम इसी मॉडल पर आधारित है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्य प्रदेश द्वारा भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत इसी व्यवस्था को लागू किया गया। भावों में अंतर। वर्ष 2015 में वर्धा जिले के कपास उत्पादकों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया था। किसानों की आय को दोगुना करने के विषय पर गठित दलवाई समिति द्वारा भी इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में सुझाव दिया गया है, लेकिन समिति द्वारा कुछ चुनौतियों के बारे में भी बात की गई है, जैसे कि खुले बाजार में आपूर्ति के बढ़ने से कृषि वस्तुओं की कीमतें निरंतर नीचे जा सकती हैं और उसके परिणाम स्वरूप सरकार पर कैश ट्रांसफ़र का भार निरंतर बढ़ सकता है। इसी प्रकार समिति द्वारा किसानों और व्यापारियों के मध्य साठगांठ की संभावना के बारे में भी कहा गया है। दूसरा, कृषि लागतों का अनुमान लगाने के लिए एक ब्लॉक से एक गांव का चयन करने के बजाय 2 गांव का चयन किया जाए। तीसरा, भूमि पर लगान का अनुमान लगाने के लिए वास्तविक रूप में प्रचलित लगान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चौथा, किसान परिवार के मुखिया को मजदूरी कुशल श्रमिकों की मजदूरी के अनुसार होनी चाहिए। पाँचवें, CACP को कृषि से संबंधित नीतियों के निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसका नाम बदलकर कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइसेज एंड पॉलिसी कर देना चाहिए। क्वेश्चन, क्या आपके अनुसार सभी किसानों को MSP का लाभ देने के लिए DPP व्यवस्था का लागू किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कृषि वस्तु की मांग से आप क्या समझते हैं और आय प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु में समांतर अंतर बताइए। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 एंड MSP नीति आयोग द्वारा स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75
में एमएसपी के संदर्भ में निम्न मुख्य सुझाव दिए गए। फर्स्ट, एमएसपी के स्थान पर एमआरपी मिनिमम रिजर्व प्राइस की अवधारणा को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा ये कहा गया है कि एमआरपी कृषि मंडियों में कृषि वस्तुओं की नीलामी के लिए एक न्यूनतम कीमत के रूप में लागू की जा सकती है। दूसरा, यदि एमएसपी की अवधारणा को जारी किया जाता है तो अलग अलग प्रकार की कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी के निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग होनी चाहिए और इस संदर्भ में निम्नलिखित 3 वर्गीकरण बनाने पर विचार किया जा सकता है। एमएसपी ग्रेटर देन A2 + FL म्यूनिसिपल, ऐसी कृषि वस्तुएं जिनका उत्पादन अधिशेष सरप्लस रूप में हो रहा है। दूसरा, ऐसी कृषि वस्तुएं जिनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में कमी रहती है लेकिन वैश्विक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चौथा, ऐसी कृषि वस्तुएं जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कमी रहती है। तीसरा, एमएसपी के आधार पर कृषि वस्तुएं के अधिग्रहण प्रोक्योरमेंट में निजी व्यापारियों को सक्रिय भूमिका को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि पीएम आशा योजना की एक उप योजना पीपीएसएस प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम में उपयुक्त व्यवस्था को लागू किया गया है। नोट, नीति आयोग द्वारा ये कहा गया है कि केवल एमएसपी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। जरूरी है कि भारत में कृषि वस्तुओं का स्टेबल, स्थिर, कम्पिटिटिव, प्रतियोगी और यूनिफाइड एकीकृत बाजार विकसित हो। फार्मर्स प्रॉब्लम्स, स्टेबल, कम्पिटिटिव और यूनिफाइड। एमएसपी के सकारात्मक प्रभाव। एमएसपी से किसानों को बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। किसान बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर कृषि कार्य कर सकते हैं। दूसरा, किसानों में कृषि से जुड़ी नई तकनीकी को लोकप्रिय बनाने में एमएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, एमएसपी का सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है और इसके माध्यम से सीमांत और लघु कृषकों की आर्थिक सहायता की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत WTO स्तर पर कृषि सब्सिडियों को जारी रखने के लिए इसे एक तर्क के रूप में भी प्रस्तुत कर रहा है। चौथा, एमएसपी के माध्यम से कृषि की व्यापार शर्तों TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार किया जा सकता है। कृषि वस्तुओं की अन्य वस्तुओं जैसे कि औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में सापेक्षिक कीमत रिलेटिव प्राइस को कृषि की व्यापार शर्तें कहते हैं और यदि कृषि वस्तुओं की कीमत को PX और औद्योगिक वस्तुओं की कीमत को PY मान लिया जाए तो PX/PY को कृषि की व्यापार शर्तें कहा जाएगा। यदि PX/PY का मान बढ़ता है तो हम ये कहेंगे कि कृषि की व्यापार शर्तों में सुधार हो रहा है और यदि PX/PY का मान कम होता है तो ये कहा जाएगा कि कृषि की व्यापार शर्तें कमज़ोर हो रही है। कृषि उत्पादकता को निर्धारित करने में कृषि की व्यापार शर्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। NMP नेशनल मटेरियल प्रोडक्ट। 5वें, भारत में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मपूर्णता सेल्फ सफिशिएंसी की स्थिति को प्राप्त करने में एमएसपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपर्युक्त के बावजूद भारत में एमएसपी की नीति को आलोचनाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता है और इस संदर्भ में निम्न बिंदु विचारणीय है। क्वेश्चन है अगला, इस कथन का विश्लेषण करें कि केवल एमएसपी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। जरूरी है कि भारत में कृषि वस्तुओं का स्थिर, प्रतियोगी और एकीकृत बाजार विकसित हो। दूसरा क्वेश्चन, कृषि की व्यापार शर्तों से आप क्या समझते हैं और कृषि उत्पादकता को ये किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक और वास्तविक आय में अंतर बताइए और इस संदर्भ में एक उदाहरण भी दीजिए। फर्स्ट, भारत में एमएसपी की सरकारी नीति में राजनीति के मिश्रण से क्रॉपिंग पैटर्न पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भारत में एमएसपी के माध्यम से कुछ विशेष फसलों जैसे कि गेहूं, चावल पर अधिक जोर दिया गया है और इसके कारण इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी अंतर फसल कीमत सभ्यता के सिद्धांत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और दालों, मोटे अनाज आदि के लिए आवंटित किए जाने वाले कृषिगत क्षेत्रफल में कमी हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर मोटे अनाज, दाल आदि के पर्याप्त उत्पादन और उपभोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन, भारत में कृषि विशेष फसलों पर जोर देने से क्रॉपिंग पैटर्न पर क्यों प्रभाव पड़ा है।
मोटे अनाज के अधिक उत्पादन और उपभोग पर जोर तो स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी से आप क्या समझते हैं और क्या भारत में एमएसपी के निर्धारण में इसे ध्यान में नहीं रखा गया है? इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, आय बराबर P गुने Q, इनकम बराबर प्राइस गुने क्वांटिटी। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, अंतर फसल कीमत साम्यता। दूसरा, भारत में एमएसपी का लाभ कुछ विशेष लोगों, बड़े किसान और कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि को अधिक मिला है। इससे भारत में पारदर्शिक और आय की विषमताओं में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा, भारत में एमएसपी के आधार पर कृषि वस्तुओं का अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिग्रहण केंद्र स्थापित नहीं किए गए। अधिकांश क्षेत्रों में मंडियों के व्यापारियों द्वारा सरकार की ओर से अधिग्रहण किया जाता है। मंडियों के व्यापारी कई प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं। उपर्युक्त के अलावा अधिग्रहण के संदर्भ में निम्न समस्याएं भी देखने को मिलती है। एक में अधिग्रहण केंद्रों का वर्गीकरण से अधिक दूरी पर स्थित होना, इसके कारण परिवहन लागतें अधिक हो जाती है और किसानों, विशेष रूप से सीमांत और लघु किसानों को स्थानीय स्तर पर कृषि वस्तुएं बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा, अधिग्रहण केंद्रों पर वजन तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का प्रयोग नहीं होना। तीसरा, अधिग्रहण केंद्रों पर नियमित रूप से नहीं खुलना। चौथा, किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाना। पाँचवा, अधिग्रहण के समय भू अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स पर अधिक जोर देना आदि। चौथा, भारत की एमएसपी की सरकारी नीति में निर्धन लोगों के खदानों के मांग पक्ष, डिमांड साइड को ध्यान में नहीं रखा गया है। पीपी मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइस, निर्धन लोग मोटा अनाज अधिक पसंद करते हैं, जबकि भारत में एमएसपी की सरकारी नीति में गेहूं और चावल पर अधिक जोर दिया गया है। 5, भारत में एमएसपी के निर्धारण में पारदर्शिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कृषि लागतें अलग अलग देखने को मिलते हैं। PX बराबर L/K, F से फर्टिलाइजर, L से लेबर, C से कैपिटल प्रोडक्शन है इधर फर्टिलाइजर। छठा, भारत में एमएसपी के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की पुनर्संरचना के विषय पर गठित की गई शांता कुमार समिति 2014 द्वारा यह बताया गया कि केवल 6% किसानों को ही एमएसपी की जानकारी है। नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 2016 में यह पाया गया कि फसलों की बुआई से पहले केवल 10% किसानों को ही एमएसपी की जानकारी होती है। इस प्रकार भारत में एमएसपी की सरकारी नीति में कई प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है, जैसे कि एमएसपी के निर्धारण, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एमएसपी के साथ साथ अधिग्रहण पर पर्याप्त जोर देना चाहिए। सभी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिग्रहण किया जाना चाहिए। तीसरा, एमएसपी के आधार पर बेहतर अधिग्रहण करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी जोर दिया जा सकता है। चौथा, एमएसपी के संदर्भ में किसानों में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पाँचवा, एमएसपी का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कैश ट्रांसफर व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। छठा, एमएसपी के निर्धारण में पारदर्शिक दृष्टिकोण को लागू किया जा सकता है आदि। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस में आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट, एमएसपी किसानों की बाजार जोखिम और कीमत के संदर्भ में सुरक्षा तो देती है, लेकिन फसल हानि की स्थिति में आय की सुरक्षा नहीं दे पाती है। भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग लगभग 60% वर्षा पर निर्भर है। भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला एक बड़ा राष्ट्र है। भारत में लगभग 86% किसान सीमांत एवं लघु प्रकार के हैं। वे अपनी आजीविका कृषि पर निर्भर हैं। उनमें फसल हानि की सहन करने की शक्ति नहीं है। उपरोक्त बिंदु के प्रकाश में भारत में फसल बीमा की आवश्यकता को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना को खरीफ 2016 में शुरू किया गया था और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार: एक में कवरेज ऑफ फार्मर्स, दूसरा लोनी फार्मर्स, ऋणी किसान, तीसरा नॉन लोनी फार्मर्स, गैर ऋणी किसान, चौथा शेयर क्रॉपर बटाईदार नोट। शुरुआत में यह योजना ऋणी किसानों के लिए आने की थी, लेकिन अब इसे स्वैच्छिक कर दिया है। दूसरा, कवरेज क्रॉप्स में खरीफ, रबी, हॉर्टिकल्चर। कवरेज ऑफ रिस्क में प्रेजेंटेड
सोइंग बुआई न होने के कारण हानि, स्टैंडिंग लॉसेज खड़ी फसल को नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अप टू 14 डेज फसल कटाई के बाद के नुकसान, लॉसेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि। चौथा, प्रीमियम्स टू बी पेड बाय फार्मर्स, खरीफ 2%, रबी 1.5%, हॉर्टिकल्चर 5% नोट। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार आपस में बराबर विभाजित कर लेती है, लेकिन हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुसार केंद्र अपना योगदान उसी स्थिति में करेगा जब सिंचित भूमि के मामलों में प्रीमियम का स्तर 25% से अधिक नहीं हो, अतः असिंचित भूमि के मामलों में प्रीमियम का लेवल 30% से अधिक नहीं हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से रिसर्च इंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, रिसर्च साइंस इन्वायरमेंट द्वारा सेंटर फॉर कई राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को समय पर नोटिफाई नहीं किया गया। कुछ राज्य सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण फसलों को नोटिफाई नहीं किया गया। बटाईदार शेयर क्रॉपर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिला। चौथा, कुछ राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय पर भुगतान नहीं किया गया। पाँचवा, बीमा कंपनियों द्वारा कई किसानों का दावों का निपटान नहीं किया गया। कई किसानों को बीमा प्राइसिंग नहीं दी गई। कई किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं। आदि क्वेश्चन। भारत में एमएसपी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। आपके अनुसार एमएसपी की वर्तमान भारतीय नीति में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है? क्वेश्चन, भारत में फसल बीमा की आवश्यकता क्यों है? पीएमएफबीवाई की मुख्य विशेषताएं बताइए। कृषि सब्सिडियाँ WTO और भारत। WTO के अंतर्गत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कृषि सब्सिडियों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करता है। इसके अनुसार भारत जैसे विकासशील राष्ट्र कृषिगत GDP के अधिक से अधिक 10% के बराबर उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियाँ दे सकते हैं। विकसित राष्ट्रों के लिए यह सीमा 5% है। वर्ष 2013 में भारत के द्वारा NFSA बराबर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया है। और अन्य बातों के अलावा इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनसंख्या के एक बड़े भाग लगभग 67% जनसंख्या के एक बड़े भाग को खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2013 में WTO के बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है कि जनसंख्या के एक बड़े भाग को कानूनी अधिकार के रूप में बड़ी मात्रा में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण की आवश्यकता है और इसके लिए कृषि सब्सिडियों की 10% की सीमा बाधा के रूप में कार्य करेगी। यह समस्या उसके जैसे अन्य राष्ट्रों को G33 समूह के सदस्य हैं। अतः खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 10% की सीमा को हटा देना चाहिए। बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत और G33 के सामूहिक प्रयासों से पीस क्लॉज अथवा ड्यू रेस्ट्रेंट की व्यवस्था के अंतर्गत 10% की सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि भविष्य में भारत जैसे राष्ट्रों की खाद्य सुरक्षा की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए उचित व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। यह ध्यान देने योग्य है कि 30 नवंबर 2021 से जिनेवा में शुरू होने वाली WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 में 7 प्रकार के उठाए जाने वाले कृषि मुद्दों की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और फूड ग्रेन्स के मुद्दे को भी सम्मिलित किया गया है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 MC9 2013 बाली में, MC10 2015 नैरोबी में, MC11 2017 ब्यूनस आयर्स में, MC12 2021 में जिनेवा में और MC13 2023 में अबू धाबी में। भारत के द्वारा इस मुद्दे को समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। GMSP के माध्यम से दी जाने वाली कृषि सब्सिडियों को ग्रीन वर्क सब्सिडी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इनकम एंड रिसोर्स पुअर फार्मर्स से यदि GMSP के आधार पर खाद्यान्न खरीदे जाते हैं तो इस प्रकार से दी जाने वाली सब्सिडी को MS की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। MSP के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी का अनुमान लगाने के लिए WTO द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ERP एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को आधार वर्ष 1986-88 बदला जाना चाहिए और किसी नवीनतम समकालिक वर्ष को आधार वर्ष बनाया जाना चाहिए।
$10, MSP और $5, ERP बराबर $5 गुने क्वांटिटी। बेस ईयर 1986-88। भारत के उपयुक्त प्रस्तावों को लेकर विकसित राष्ट्र किसी सकारात्मक रूप का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। किसानों की प्रत्यक्ष आय का समर्थन प्रस्ताव। किसानों की प्रत्यक्ष आय समर्थन को सरकार द्वारा बैंक खातों के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र किया जाता है और इस व्यवस्था से निम्नलिखित लाभ मिलने की संभावना होती है। एक में ग्रीन बॉक्स प्रकृति का होने के कारण यह WTO की सीमाओं से मुक्त रहता है और इसीलिए WTO स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा, सीमांत और लघु कृषकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक कमजोर होती है। तीसरा, किसानों को ऋण माफी करने की तुलना में इस व्यवस्था को अधिक बेहतर माना गया है। चौथा, ऋण माफिया क्रेडिट कल्चर साख संस्कृति को बिगाड़ देती है और इससे दीर्घकाल में बैंक NPAs नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स को बढ़ावा मिलता है। प्रत्यक्ष आय समर्थन की कुछ मुख्य योजनाएं। एक में PM किसान सेंटर। दूसरा, रैथू बंधु तेलंगाना YSL, रैथू भरोसे आंध्र प्रदेश, रैथू बाइलेकू कर्नाटका। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना MP राजीव गांधी किसान योजना छत्तीसगढ़, किसान आशीर्वाद योजना झारखंड, कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल, कालिया उड़ीसा। क्वेश्चन, WTO के स्तर पर भारत को लेकर कृषि सब्सिडियों के विवाद को समझाइए और इस संदर्भ में भारत के क्या प्रस्ताव हैं। दूसरा, किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन से आप क्या समझते हैं और क्या आपके अनुसार इस प्रकार के समर्थन दिए जाने चाहिए।